हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ताहा कौसर और आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मेडिकल डेप्थ द नॉलेज अड्डा पर अपने दिल की गहराइयों से खैर मकदम और हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसका मतलब जान लेते हैं। एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और ब्लास्ट का मतलब होता है इमैच्योर यानी कि प्रीकर्सर, यानी कि जब भी आरबीसी सेल्स बनते हैं तो उसके स्टार्टिंग फेज़ को ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। और ओसिस का मतलब होता है कि एबनॉर्मल सेल्स, यानी कि फीटस के अंदर पैदा हुए एबनॉर्मल और इमैच्योर आरबीसीज को ही हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन के डेवलप होने की वजह से बच्चे के अंदर कई तरह की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है और यहाँ तक कि उसके इंट्रायूट्राइन डेथ होने की भी संभावनाएं होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा किन कंडीशन के होने की वजह से हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ के अंदर RH निगेटिव ब्लड और बच्चे के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड होने की वजह से यह संभावनाएं देखने को मिलती हैं कि उस बच्चे के अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस की कंडीशन डेवलप हो जाए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर RH पॉजिटिव ब्लड और RH निगेटिव ब्लड एक दूसरे के साथ मिलते हैं यानी मिक्स होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में RH निगेटिव वाले के शरीर में RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार होने लगती है और उस कंडीशन में RH पॉजिटिव और RH निगेटिव ब्लड एक दूसरे के साथ एग्लूटिनेशन कॉज कर देते हैं और उसकी वजह से उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं और अंततः डेथ तक हो सकती है। अब जानते हैं कि बच्चे और माँ के RH पॉजिटिव और RH निगेटिव ब्लड होने की वजह से किस किस तरह के कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर माँ पहली बार बच्चे को कंसीव करती है तो उस बच्चे के अंदर किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलती, क्योंकि माँ के पास उस RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ पहले से एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती है, क्योंकि माँ पहले से RH निगेटिव ब्लड वाली होती है। लेकिन जब पहले बच्चे की पैदाइश होती है यानी कि जब उसकी डिलीवरी होती है, उस समय प्लेसेंटल डी अटैचमेंट की वजह से बच्चे का ब्लड और माँ का ब्लड एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और वह माँ के अंदर एंटीबॉडी तैयार होने का कारण बनते हैं। पहले बच्चे को किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन इसलिए नहीं होती है क्योंकि प्लेसेंटा एक तरह का बैरियर का काम करता है, जिसकी वजह से बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता। तो ऐसे में बैरियर के मौजूद होने की वजह से बच्चे का RH पॉजिटिव ब्लड माँ के RH निगेटिव ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता और माँ के अंदर एंटीबॉडी तैयार नहीं होती, जो कि बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशन या किसी भी तरह के रिएक्शन का कारण बने। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पैदाइश के समय प्लेसेंटल डी अटैचमेंट की वजह से बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, तो पहले बच्चे की पैदाइश के लगभग 1 महीने के अंदर ही अंदर माँ के ब्लड के अंदर उस RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार हो जाती है, जो कि जब वह दूसरे बच्चे को कंसीव करेगी तो उस बच्चे के खिलाफ एंटीबॉडी के तौर पर इस्तेमाल होती है और उस दूसरे बच्चे को कॉम्प्लिकेशन झेलनी पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी इंट्रायूट्राइन डेथ तक हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर माँ दूसरे बच्चे को कंसीव करती है और उस बच्चे का ब्लड भी RH पॉजिटिव होता है, तो ऐसी कंडीशन में उस बच्चे को किस किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो दोस्तों, उसको कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें सीवियर एनीमिया की कंडीशन भी उसके अंदर देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस की वजह से बच्चे का जो आरबीसी होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, इमेच्योर तरीके से डेवलप होता है। तो उस आरबीसी की कमी होने को ही अनीमिया कहते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर अनीमिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो बच्चे के अंदर आरबीसी की डिमांड को पूरा करने के लिए बच्चे के बोन मैरो के साथ साथ उसके स्प्लीन और लीवर भी आरबीसी की प्रोडक्शन करने लगते हैं और इसकी वजह से बच्चे के अंदर स्प्लीनोमेगैली और हेपेटोमेगैली की भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से आरबीसी तो ज़्यादा डेवलप होने लगता है, लेकिन उसके साथ ही साथ एरिथ्रोब्लास्टोसिस की वजह से उसके अंदर आरबीसी टूटने भी लगते हैं। लेकिन आरबीसी की इतनी ज़्यादा डिमांड होने की वजह से बच्चे का शरीर अच्छे आरबीसी यानी कि नॉर्मल और मैच्योर आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं कर पाता और वह इमेच्योर और एबनॉर्मल तरीके से ही डेवलप होते जाते हैं। इसी वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशन उसके अंदर डेवलप होती है। और जब बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा आरबीसी डेवलप होती है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होता है, उस कंडीशन में बिलीरुबिन की मात्रा उसके ब्लड के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और वही बिलीरुबिन ज़्यादा होने की वजह से उसके स्किन सेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन में पीलापन हो जाता है और उसका शरीर पीला पड़ जाता है, जो कि जॉन्डिस होने का कारण बनता है, यानी कि बच्चे के अंदर जॉन्डिस जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ बच्चे के अंदर हाइड्रोफ फीटैलिस की भी कंडीशन देखने को मिल सकती है,
यानी कि बच्चे के अंदर जगह जगह उसके पूरे शरीर पर एडिमा की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, उसके शरीर में सूजन पैदा हो जाएगी। ये सारी कंडीशन बच्चे के इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर होते हैं, और अगर यही सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाए यानी कि सीवियर केसेस में होने लगे तो अंततः बच्चे की इंट्रायूट्राइन डेथ तक भी हो सकती है। इसके अलावा अगर बच्चे की पैदाइश हो जाती है और उसकी इंट्रायूट्राइन डेथ नहीं होती तो उसके अंदर कई और भी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि कर्निक टेरस। कर्निक टेरस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चे के ब्रेन के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। वैसे तो ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर होता है जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह ब्लड ब्रेन बैरियर बच्चों के अंदर उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है जितना बड़ों के अंदर हो जाता है। इसी वजह से बिलीरुबिन बच्चे के ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाता है और बच्चे के ब्रेन में उसके सेरेबेलम, उसके हिप्पोकैम्पस और क्रेनियल नर्व्स को डैमेज कर देता है, जो कि बाद में चलकर बच्चे के अंदर कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि सीजर्स वगैरह की कंडीशन डेवलप कर देते हैं और उसके दिमाग में कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, ये तो हो गया कि बच्चे के अंदर किस किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। इसी वजह से मेल्स और फीमेल्स को यह सलाह दी जाती है कि अगर किसी मेल का ब्लड RH पॉजिटिव हो और किसी फीमेल का ब्लड RH निगेटिव हो तो उन दोनों की शादी नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर उसको ये जानकारी नहीं होती है या उसको किसी ने सलाह नहीं दी होती है और उन दोनों की शादी हो जाती है और पहले बच्चे को अगर माँ कंसीव कर लेती है तो इस कंडीशन से बचने के लिए डॉक्टर्स माँ को प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताती है। यानी कि जब माँ का गैस्टेशन पीरियड चल रहा होता है तो उसके 28वें और 34वें हफ्ते, उसके साथ ही जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके 48 घंटे के अंदर ही अंदर एंटीबॉडी D या एंटीबॉडी RH को एडमिनिस्टर किया जाता है, ताकि वह एंटीबॉडी जो हमने माँ को बाहर से दी हुई है वह माँ के अंदर पैसिव इम्यूनिटी को डेवलप कर सके और वह पैसिव इम्यूनिटी बच्चे के द्वारा आए हुए RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ किसी भी तरह की एंटीबॉडी डेवलप ना कर सके, जो कि आगे चलकर जब वो माँ दूसरी बार बच्चे को कंसीव करे तो वह दूसरे बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचाए। ये तो रही बात माँ के अंदर हम क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स को अपना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा इंट्रायूट्राइन डेथ का शिकार नहीं होता, यानी कि वह सभी प्रॉब्लम्स यानी कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस को झेलते हुए, फेस करते हुए भी डिलीवर हो जाता है और ज़िंदा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में जैसा कि हमने बताया कि उसके अंदर कर्निक टेरस की जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो उन सभी से बचने के लिए भी कई तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए जा सकते हैं। उसके लिए बच्चे के अंदर मौजूद RH पॉजिटिव ब्लड को पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है और उसके अंदर RH निगेटिव ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न कर दिया जाता है, ताकि जो माँ की तरफ से एंटीबॉडी उस बच्चे के RH के खिलाफ आ गई है वह बच्चे को नुकसान न पहुँचा सके। क्योंकि एग्लूटिनेशन यानी कि क्लॉटिंग के होने के लिए एंटीबॉडी और एंटीजन का होना ज़रूरी है। माँ की तरफ से एंटीबॉडी जो आई हुई है वो बच्चे के अंदर तो मौजूद है, लेकिन अगर हम बच्चे के अंदर से RH पॉजिटिव ब्लड को ही निकाल लेंगे तो उस कंडीशन में जब बच्चे के अंदर एंटीजन ही मौजूद नहीं होगा तो एंटीजन और एंटीबॉडी का किसी तरह से रिएक्शन ही नहीं होगा, वह किसी तरह का एग्लूटिनेशन कॉज नहीं करेगा और बच्चे के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। और जो माँ की तरफ से एंटीबॉडी बच्चे के अंदर आई हुई होती है वह कुछ ही दिनों के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगी और धीरे धीरे बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। और बच्चे के अंदर जो हमने ट्रांसफ्यूज़न करके RH निगेटिव ब्लड को डाला है, बच्चा उस RH निगेटिव ब्लड को अपने नए RH पॉजिटिव ब्लड के साथ रिप्लेस कर देगा। क्योंकि बच्चा तो RH पॉजिटिव ब्लड के साथ ही पैदा हुआ था, इसलिए उसके अंदर धीरे धीरे RH पॉजिटिव ब्लड बनने लगेंगे और वह RH निगेटिव ब्लड जो कि हमने ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू उसके अंदर डाला था वह धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगे और बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा और उसके अंदर किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन बाकी नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस के ऊपर, जिसमें हमने यह जाना कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस क्या होता है, इसके होने का क्या कारण होता है और इसके होने के बाद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं और उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए जा सकते हैं। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।